ग्रीन फाइनेंस का अर्थ क्या होता है, इसका आशय क्या होता है? अधिकांश तौर पर क्या होता है? सतत विकास परियोजनाएं और उपायों में वित्तीय निवेश का प्रवाह करना, जिससे अधिक स्थायी अर्थव्यवस्था हो सके, जो सस्टेनेबल इकोनॉमी है उसका विकास प्रेरित होता है। भाई ग्रीन वित्त का मतलब क्या है कि पर्यावरण को सही करते हुए, उस चीज को स्टेबल रखते हुए, सस्टेन करते हुए आगे चीजों को बढ़ाना, विकास को, डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना। ग्रीन वित्त में बैंकिंग प्रणाली को हरित बनाना, ठीक है। ग्रीन वित्त में क्या होता है? बैंकिंग प्रणाली को हरित बनाना, बंद पत्र को हरित बनाना और संस्थागत निवेश को हरित बनाना जैसे विभिन्न तथ्यों आते हैं। ग्रीन वित्त जो ग्रीन वित्त होता है, जो ग्रीन फाइनेंस होता है, तो इसके संबंध में बहुत सारी परिभाषाएं हैं और मानदंड भी तैयार किए गए हैं। अब देखिए बैंकिंग में क्या है भाई, कुछ पैसा जो है आप पर्यावरण के लिए, सतत विकास के लिए लगाइए, ठीक है। इसके साथ में क्या है कि जैसे आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले जो घटक हैं उनको दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। कि जैसे पहला है अनार्थिक। अनार्थिक का मतलब जिसका संबंध धन से नहीं होता है, ठीक है। ये भी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं कि जैसे सामाजिक घटक हो गया, राजनीतिक घटक हो गया, धार्मिक घटक हो गया, तो ये तीनों के तीनों आपके अनार्थिक घटकों के अंतर्गत आते हैं। और जो मुख्य पार्ट जो है वो है आर्थिक घटक। आर्थिक घटक में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं कि आर्थिक, हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था, जो आर्थिक विकास है वो ज़्यादा कैसे होगा? जो हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधन है उनका अधिक से अधिक दोहन होगा, तभी चीज़ें होंगी। जो हमारे यहाँ श्रम शक्ति व जनसंख्या है, अगर हम कुशल जनसंख्या का कुशलता से उपयोग करेंगे तभी हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। जब हमारे यहाँ पूंजी निर्माण और पूंजी उत्पादन अनुपात, कि जैसे हमने पूंजी लगाई, पूंजी निर्माण क्या है? आप कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, निवेश आकर्षित करते हैं। और पूंजी उत्पादन अनुपात क्या होता है कि पूंजी उत्पादन अनुपात में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पूंजी आपने 100 रुपये लगाए और 100 रुपये लगाने के बाद आपका जो प्रोडक्ट बना उसकी कीमत 10 रुपये है, ठीक है, 10 रुपये है, तो आपका जो अनुपात होगा वो 100:10 होगा, ठीक है। तो इसी को पूंजी उत्पादन अनुपात कहा जाता है। तकनीकी प्रगति हमारी अर्थव्यवस्था को और कौन सी चीज़ प्रभावित करती है? तकनीकी प्रगति। कितने हमारे यहाँ नई नई प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है। आधारभूत संरचना, भाई अर्थव्यवस्था को तभी चीज़ें होंगी कि जब हमारे यहाँ इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, सभी क्षेत्रों को बढ़ाना होगा और सभी का योगदान अर्थव्यवस्था में लाना होगा। अगर आप सोच कर देखिए कि सर्विस सेक्टर ही बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता रहा और एग्रीकल्चर सेक्टर पीछे रह गया तो वो भी दिक्कत करेगा। तो आर्थिक विकास सभी को समान रूप से ट्रीट करते हुए जो हमारा डेवलपमेंट है उसको आगे बढ़ाना, ठीक है। संगठन, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वित्तीय स्थिरता, ये सारी की सारी आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। विकासात्मक नियोजन, जो प्लानिंग होती है, विकास की प्लानिंग, जैसे 5 ईयर प्लान और 2 साल के, 3 साल के, 7 साल के, 5 साल के, तो इस तरीके से जो प्लानिंग होती है विकास की, डेवलपमेंट की प्लानिंग जो होती है वो भी अर्थव्यवस्था को, आर्थिक तत्वों को प्रभावित करती है, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, ठीक है। अब देखिए पहली चीज़ क्या है? तकनीकी तथा नवाचार। देखिए तकनीकी से अर्थ क्या है? नवीन वस्तुओं के उत्पादन से है। नवीन का अर्थ होता है, नवाचार का अर्थ क्या होता है? इनोवेशन, नए आइडियाज़ खोज कर लाना। कि जैसे आज की डेट में आप किसी चीज़ को देखते हैं तो एक नए तरीके से आप किस तरीके से देख सकते हैं? पुरानी वस्तुओं के उत्पादन प्रक्रिया में सुधार से है। तकनीकी और नवाचार, भाई पुरानी चीज़ें चल रही हैं उसमें कौन सा ऐसा इनोवेटिव आइडिया आप लगा दें कि वो चीज़ें और बेहतर काम करने लगें। जिस देश में वैज्ञानिक और प्रविधिक प्रगति तेज होती है उस देश के बाजार में नई नई वस्तुएं आती रहती हैं। जैसे यूएसए के मार्केट में आप लोग देखते होंगे कि नित्य नई चीज़ें बन कर आती रहती हैं, ठीक है। तो पुरानी वस्तुओं में सुधार हो जाता है और श्रम की उत्पादकता में भी वृद्धि हो जाती है कि भाई जो पहले उत्पादन कर रहे थे उसमें और ज़्यादा वृद्धि हो गई। उत्पादन की लागत घट जाती है। जब आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं तो आपकी लागत जो है वो कम हो जाती है। पहले आप एक प्रोडक्ट को बनाने में 10 रुपये खर्चा करते थे, अब आपको 8 रुपये ही खर्चा करने पड़ रहे हैं।
और क्या चीज़ें होती हैं कि जैसे इन सबसे देश का आर्थिक विकास भी होता है। जिन देशों में तकनीकी नवाचार वैज्ञानिक प्रगति धीमी है, तो वहाँ का आर्थिक विकास भी धीमी गति से ही होता है। उत्पादन की जो विधि है उसमें परिवर्तन तकनीकी प्रगति कहलाता है। ठीक है, तो जो एक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, ठीक है, तो उसमें अगर आपको चेंजेस चाहिए तो आपको टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे अगर चेंजेस करेंगे तो आपका उत्पादन बेसिस पे भी परिवर्तन आएंगे, जिसका तात्पर्य होता है न केवल उत्पादन प्रक्रिया में उन्नत तकनीक का प्रयोग करना, इसके साथ साथ में तकनीकी संबंधित संगठनात्मक ढांचा होना चाहिए, मानव कुशलता होनी चाहिए, आपके पास कुशल मानव श्रम होना चाहिए, और तकनीकी से संबंधित सूचनाओं से भी है। ठीक है, तकनीकी प्रगति के लिए कुशल उद्यमी होने चाहिए, अधिक विनियोग यानी अधिक से अधिक धन, शोध और विस्तृत बाजार की अपेक्षा की जाती है। अब इसके बाद दूसरा जो चीज़ है वो है आधारभूत संरचना। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ये भी आपका योगदान देता है जो आपका अर्थव्यवस्था है उसमें। तो देखिए, समस्त सहयोगी संरचना जो देश के विकास को संभव बनाती है, उस देश की आधारिक संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करती है। आधारभूत संरचनाओं को प्रायः आर्थिक और सामाजिक उपरिव्यय भी कहा जाता है। ठीक है, इनमें जैसे कौन कौन से जो आधारभूत उद्योग हैं इनको कहा भी जाता है कि जैसे ऊर्जा क्षेत्र में कोयला, बिजली, तेल, अन्य अपारंपरिक स्रोत जो होते हैं, परिवहन में रेलवे, सड़कें, जहाजरानी और नागरिक परिवहन, संचार में क्या है, डाक एवं तार, टेलीफोन संचार आदि, बैंकिंग, बीमा, वित्त, ये सारी चीज़ें आती हैं। 5वें नंबर पे विज्ञान एवं तकनीकी और सामाजिक उपरिव्यय की मतलब सामाजिक सेवाओं में जो व्यय होता है वो चीज़ें। ठीक है, स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षण। तो देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी ऊर्जा सहित अवसंरचना के क्षेत्र पर विकास पर बल देती है कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी तो उसमें क्या है, उसमें ऊर्जा के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। क्योंकि गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना की उपलब्धता उच्च वृद्धि दर बनाए रखने के लिए नहीं, इसको समावेशी वृद्धि के लिए भी ये चीज़ें आवश्यक हैं। अब देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अवसंरचना क्षेत्र में कुल 56.3 लाख करोड़ रुपए जो है कुल निवेश हुआ था, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना में किए गए निवेश से लगभग दुगना है। यह निवेश वृद्धि मुख्यतः निजी क्षेत्र की बढ़ी हुई भागीदारी के कारण है कि भाई जो आपका प्राइवेट सेक्टर आया है गवर्नमेंट के साथ में, तो उससे निवेश बढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें हैं।